हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम अपनी जो लाइब्रेरी के अंदर 8वां जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका सलूशन करेंगे। दोस्तों इस सलूशन के अंतर्गत हम अपने जो मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनका सलूशन करेंगे। और इसके अंदर हमें जो अपना जो पहला प्रश्न है जो 51वें नंबर पर दिया गया है, जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसमें लिखा गया है कि यदि के को प्लस को दर्शाता है, यदि जो के है वो प्लस को दर्शाता है, क्यू माइनस को दर्शाता है, आर गुणा को दर्शाता है और एस भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें जो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कुछ हमें समीकरण लिखे गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा समीकरण सही है। तो दोस्तों हम इनको करके देखेंगे और हम देखेंगे कि ये इसमें से कौन सा समीकरण सही है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन ए है वही इसका सही जवाब आ जाएगा। यदि हम इसको करते हैं तो 7 और आर को इसके अंदर लिखा गया है, इसके अंदर जो आर का मान है वो इसमें अंदर गुणा लिखा गया है तो हम गुणा का लगा देंगे। और जो इसके अंदर के का मान है वो इसके अंदर प्लस लिखा गया है तो हम यहाँ पर प्लस का लगा देंगे। और जो एस का जो मान है, एस का मान इसके अंदर भाग दिया गया है तो हम भाग लगा देंगे। और जो आगे इसके अंदर जो क्यू है, जो क्यू का मान इसके अंदर माइनस दिया गया है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और बराबर में इसके 49 दिए गए हैं तो ये अपना जो समीकरण है वो सही हो जाएगा। इसके यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो बराबर में 49 49 ही आएगा। यदि हम करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर भाग वाला करेंगे 3 आ जाएगा, फिर हम गुणा वाला करेंगे तो 56 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस माइनस का 10 का इसके अंदर 10 बराबर में 49। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो इसके अंदर आएगा 59 माइनस में 10 तो 49 बराबर में 49 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो ही इसका सही जवाब हो जाएगा 51वें नंबर के क्वेश्चन का। अगला जो दोस्तों 52वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है मोर भारत भालू का। इसमें पूछा है कि भालू का आगे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड दिया गया है। इसके अंदर देखें हम तो मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसी प्रकार जो भालू है ये रूस का राष्ट्रीय पक्षी होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। वकील का संबंध न्याय से उसी प्रकार है जैसे मध्यस्थ का संबंध है। जैसे दोस्तों वकील क्या करता है, न्याय दिलाने का काम करता है, उसी प्रकार जो मध्यस्थ होता है वो जो मामलों को निपटाने का काम करता है। यानी जब कोई वाद विवाद होता है तो उसके अंदर हम किसी मध्यस्थ को लेकर आते हैं, किसी मिडिल मैन को लेकर आते हैं ताकि हमारे वाद विवादों को वो समाधान कर सकें। तो मध्यस्थ का जो काम होता है वो निपटाने का यानी सेटलमेंट करने का होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जो दोस्तों 54वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है यदि जो DIG है इसको 25 लिखा जाता है, इसको 25 लिखा जाता है और CUT कट को 49 लिखा जाता है। तो हमें पूछा है कि जो किक है इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी KICK इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें ये पूछा है। तो इसको इस प्रकार से किया गया है, D चौथे नंबर पर आता है, I 9वें नंबर पर आता है, G आता है 7वें नंबर पर। इनको यदि हम जोड़ते हैं तो ये आते हैं 20, ये 20 आया और 20 में हमने 5 जोड़ा तो ये 25 आ गया। इसी प्रकार C तीसरे पर, U 21वें पर और T 20वें पर, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो ये 44 आया और 44 में यदि हम 5 ऐड करें तो 49 आ जाएगा। इसी प्रकार जितने ये क्रम आते हैं उनको हम जोड़ देंगे और बाद में उसमें से 5 हम उसमें ऐड कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे K आता है 11वें नंबर पर, I आता है अपना 9वें नंबर पर, C तीसरे पर आता है, K 11वें पर आता है। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 23 और 11 34 और हमें इसमें 5 जोड़ने हैं तो 39 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 इसका सही उत्तर होगा। जो ऑप्शन नंबर जो B है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें 39 लिखा हुआ है। आगे जो दोस्तों इसमें 55वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा गया है कि 7 व्यक्ति A B C D E F और G एक पंक्ति में फोन बूथ की ओर मुख करके खड़े हैं। E F से कहीं आगे है, C और G के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, D ठीक A के पीछे है, F दोनों B और D के पीछे है। यदि D और C पंक्ति में क्रम में से चौथे और 5वें स्थान पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। और हमें आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। इस जो सीटिंग प्लान इसके अंदर जो खड़े होने का जो इनका जो कि इसके अंदर तरीका दिया गया है उसके हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना ठीक होगा। इसमें लिखा गया है कि एक फ़ोन बूथ है,
यहाँ पर हम मानते हैं कि यह फ़ोन बूथ है। और इसके अंदर इसमें लिखा है कि इसमें 6 व्यक्ति है, ABCDEFG 7 व्यक्ति है, इसके अंदर 7 व्यक्ति है और वो इसकी ओर मुख करके खड़े हैं, यानी जो फ़ोन बूथ है इसकी लाइन में लगे हुए हैं। और इसमें लिखा है कि हम देखते हैं तो इसमें लिखा है कि D और C पंक्ति में चौथे और 5वें स्थान पर है। D और C चौथे और 5वें, यहाँ पर पहले स्थान, यहाँ पर दूसरा मानते हैं, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथे पर इसमें D दिया गया है, D है। और C जो है C 5वें स्थान पर है, तो C यहाँ पर 5वें स्थान पर आ जाएगा। ये दो तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर हमें इस प्रकार से रख देंगे। आगे इसमें लिखा है कि F दोनों B और D से पीछे है और E जो है वो F से कहीं आगे है। जो E है, यहाँ पर कोई F है, उससे आगे कौन है? E है, यानी उससे आगे E है। हम E को यहाँ पर मान लेते हैं एक बार, यदि चेंज होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे, यानी F जो है वो E जो है वो F से आगे है, तो हमने उसको आगे कर दिया। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर लिखा गया है कि F जो है वो दोनों B और D के पीछे है। F जो है ये B और D के पीछे है, तो D के तो पीछे आ गया। और अब कहता है कि B के भी पीछे है, तो हम यहाँ पर एक बार B लिख देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इससे भी पीछे है। तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा गया है कि D ठीक A के पीछे है। जो D है ना, ये A के पीछे है, तो यहाँ पर A आ जाएगा, क्योंकि A के पीछे कौन है? D है। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करेंगे। आगे से लिखा है कि C और G के बीच ठीक एक व्यक्ति है। C और G के बीच, C और G के बीच, यहाँ पर तो G आएगा नहीं, तो यहाँ पर G आएगा। C और G के बीच एक व्यक्ति कौन हो गया? F है। तो अब हम देखते हैं इसको, हम दोबारा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि E F से कहीं आगे है। E जो है वो F से आगे हो गया, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन बूथ है। और आगे इसमें लिखा है कि C और G के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। C और G के बीच एक व्यक्ति कौन आ गया? F है। D ठीक A के पीछे है। D जो है वो A के पीछे आ गया, क्योंकि ये इसकी ओर मुख, इनका सभी का जो मुख है वो इसकी ओर है। तो सबसे आगे E है, फिर A है, D है, C है, F और G है। और आगे इसमें लिखा है F दोनों B और D के पीछे है। F जो D और B के पीछे है, तो इसमें B हमने कहीं पर नहीं लिखा, तो अब यहाँ पर हम B लिख देंगे, क्योंकि F जो है वो D और B से पीछे बताया गया है, तो D और B से F पीछे हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि बस ये इसके अंदर दिया गया है। और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य होना चाहिए? A सबसे पहले है, A पहले है, तो A तो पहले है नहीं, E है पहले। B पहले है, B भी पहले नहीं है, क्योंकि E पहले है। F छठे स्थान पर है, F छठे स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 ये छठे स्थान पर है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर जो C होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा कि F छठे स्थान पर है। अगला जो है F 7वें स्थान पर, तो वो 7वें पर ना होकर वो छठे स्थान पर है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। और अगला जो अपना 56वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है अंकित उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 30 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पर दिशाएं मानते हैं। ये अपनी उत्तर दिशा है, ये अपनी दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये अपनी पूर्व दिशा हो जाएगी और ये अपनी पश्चिम दिशा हो जाएगी। इस प्रकार हम मानते हैं। तो इस प्रकार हम मानेंगे तो वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। उत्तर की ओर, यानी यहाँ से वो उत्तर की ओर चलेगा, वो उत्तर की ओर चलता है और वो चलता है 30 मीटर चलता है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर उसका ये इस साइड का हाथ होगा, तो इस साइड वो घूम जाता है, इस साइड में वो घूमता है। और घूमने के बाद में वो 40 मीटर चलता है, इस साइड में वो 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर वो यदि मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ वो आता है। और फिर वो चलता है, इसमें 30 मीटर चलता है, फिर वो 30 मीटर चलता है, तो यहाँ पे 30 मीटर हो गया। और अब ये कहता है कि फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। तो अब यदि वो ऐसे चल रहा है तो उसका बाईं ओर कौन सा होगा? ये हाथ होगा, इस साइड में चलेगा, तो इस साइड में वो चलता है और वो चलता है फिर 50 मीटर, इस साइड में वो 50 मीटर चलता है। यहाँ पर 50 मीटर हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो 40 हुआ और वो यहाँ पर 10 और चलेगा, वो यहाँ पर 10 और चलेगा आगे। तो इस प्रकार से पूछा है कि वो अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। उसका मूल स्थान ये है और ये यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर इसका मूल स्थान की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर।
तो 10 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन करेंगे और ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 10 मीटर लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ की जो दूरी है यहाँ की वो अपनी 40 दी हुई है, क्योंकि 40 है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये यदि 40 है तो ये भी 40 है। आगे जितना ये चला है, क्योंकि 50 मीटर चलता है तो 40 यहाँ पर हो गया, तो आगे वो फिर 10 मीटर और चलेगा। तो अपनी मूल स्थान यहाँ से यहाँ की दूरी पूछी है तो वो अपनी 10 मीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। आगे जो अपना प्रश्न है 57वें नंबर का, उसमें लिखा है वीना ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, वह वीना से किस प्रकार संबंधित है। वह जो व्यक्ति है वो वीना से किस प्रकार संबंधित है वो हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वीना है और वो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा, यानी यहाँ पर उसका दादा है, यहाँ पर उसका दादा मान लिया। उसके दादा का इकलौता बेटा, इस दादा का इकलौता बेटा कौन होगा? इसका पिता होगा, इसका पिता होगा। और इकलौते बेटे का बेटा है, यानी वह इसके पिता का बेटा है। इसके पिता का बेटा कौन होगा? वो इसका भाई हो जाएगा। वह व्यक्ति वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों जब उसके पिता का बेटा कौन होगा? उसका भाई होगा, क्योंकि उसके पिता है और उसका पिता का बेटा है, तो पिता का बेटा कौन होता है? भाई होता है। तो इसका संबंध हो जाएगा भाई का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसके अंदर इसमें भाई लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही जवाब होगा। आगे जो दोस्तों इसमें बोला है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बी डी और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ डी के दाईं ओर है, ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों एक इसमें वृत्त बनाया हुआ है और उस वृत्त के अंदर ये सभी व्यक्ति खड़े हुए हैं और केंद्र की तरफ, यहाँ पर केंद्र है इसका, इसकी और इनका सभी का मुख है। और इसमें लिखा है कि बी जो है इसमें अंदर जो टोटल 6 व्यक्ति है, तो एक यहाँ पर बिठा देंगे, एक यहाँ पर बिठा देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक हम ऐसे इनको बिठा देंगे। इसमें लिखा है कि जो बी है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ पर हम यदि बी माने, यहाँ पर हम यदि बी माने तो वो बी जो है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है, डी और सी का, यानी डी का भी इसका पड़ोसी हो गया और सी का भी ये इसका पड़ोसी हो गया। अब आगे इसमें बोलता है कि ए जो है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर हम ई को लिख देंगे, तो ए जो है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। आगे एफ डी के दाईं ओर है, एफ जो है वो डी के दाईं ओर है, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, क्योंकि डी के दाईं ओर है तो हमने इसको दाईं की ओर बिठा दिया। ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? अब देखो दोस्तों इसके अंदर ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 व्यक्ति और इसके अंदर 6 व्यक्ति बोला गया है। और इसमें पूछा गया है कि ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए और एफ का जो निकटतम पड़ोसी है वो ई हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? ई हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो ई इसका सही जवाब होगा, जिसमें ई लिखा हुआ है। आगे जो 59वें नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा है कि 7, 10, 8, 11, 9 और 12, इससे अगला नंबर कौन सा होगा? इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 7, 10, 8 और 11, 9, 12 ये दिया गया है। इसमें 3 ऐड हुआ, 2 लेस हुआ, 3 ऐड हुआ, 2 लेस हुआ, 3 ऐड हुआ, 2 लेस होगा, तो आगे इसका 10 उत्तर आ जाएगा। यानी 3 ऐड करना है, 2 को लेस करना है, फिर 3 ऐड होगा, फिर 2 को लेस करेंगे। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 10 लिखा हुआ है। अगली संख्या जो है वो हमें ज्ञात करना है 60वें क्वेश्चन में। इसमें 3, 9, 27, 81 दिया गया है, यानी 3 से गुणा किया गया है। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 से 3 को गुणा करेंगे 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे 81, 81 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे 243 आ जाएगा। इसका उत्तर सी, उसका जो उत्तर है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो अपना अगला जो 61वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि अध्याय, पुस्तक और पुष्प, जैसे दोस्तों अध्याय पुस्तक के अंदर होते हैं, इसी प्रकार जो पुष्प होते हैं वो गुलदस्ते के अंदर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे सावधानी प्रमाद से संबंधित है वैसे ही ध्यान से संबंधित है। जैसे सावधानी के अभाव में प्रमाद होता है उसी प्रकार ध्यान के अभाव में उपेक्षा होती है। यानी जब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया किसी बात की तरफ तो वो उस बात की अपेक्षा हो जाती है। तो यानी इसके अभाव में हमें देखना है, सावधानी के अभाव में प्रमाद हुआ और वैसे ही ध्यान के अभाव में अपेक्षा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उस वर्ग से संबंधित नहीं है जिस वर्ग से अन्य 3 संबंधित है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बादल। इसके अंदर हम देखें तो सूर्य, चंद्रमा और जो पृथ्वी है, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है, ये सभी एक खगोलीय है, ये खगोलीय जो अपने विज्ञान है उससे संबंधित है। जो बादल है वो इससे सबसे अलग हो जाएगा। मनोभाव में सदा अंतर्दृष्टि होती है, जो हमारी अंतर्दृष्टि होती है वैसा ही अपना मनोभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना जो रीजनिंग का जो लास्ट क्वेश्चन है, 65वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि इसमें हमें कुछ डाटा दिया गया है और उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स है, यानी कुछ जो इसके अंदर जो डाटा है वो इसमें रिक्त दिया गया है, उनको हमें भरना है कि उनके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और हमें ऑप्शन 4 इसमें दिए गए हैं और उन्हीं में से एक ऑप्शन इसके अंदर हमें फिल करना है। इसमें दिया गया है B6 8D ये दिया गया है, और J14 17 और ये दिया गया है, और अन यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है, और यहाँ पर एस। जैसे दोस्तों बी आता है दूसरे नंबर पर, इसमें हमने ऐड किया 4। डी आता है चौथे नंबर पर, इसमें हमने ऐड किया 4 तो 8 आ गया। इसी प्रकार जे आता है अपना 10वें नंबर पर, 4 ऐड किया तो 14 आ गया। एम आता है अपने 13वें नंबर पर, इसमें 4 ऐड किया तो 17 आ गया। अन अपना आता है 14वें नंबर पर, 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अस अपना आता है 19वें नंबर पर, और इसमें हम यदि 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो 18 और 23 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 18 और 23 लिखा हुआ है। सेब की कीमत 20% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है, शुद्ध प्रतिशत में कितनी कमी हुई है। सेब की कीमत हम मानते हैं कि 100 रुपये है, 20% बढ़ाएंगे तो 20 रुपये बढ़ जाएगी, 120 हो जाएगी। यदि हम अब इसका 20% घटाएंगे तो 24 घट जाएगी, क्योंकि 120 का हम 20% करेंगे तो 24 आएगा, ये घटाएंगे तो 96 हो जाएगी। पहले 100 थी और अब 96 हो गई है, तो यानी 4 घट गई है। 4 100 पर घटी है तो 4% इसका उत्तर आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, 4% इसका उत्तर आ गया है। यानी 100 पर 4 इसकी कीमत घट गई है, 100 पर 4 घटती है तो 4% इसका उत्तर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है जो लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक अंकित मूल्य होता है सूची मूल्य, जो उस पर लिस्टेड प्राइस होता है, जैसे हम MRP बोलते हैं, वो उसका अंकित मूल्य होता है। अंकित का मतलब होता है छपा होना, यानी उस पर जो छपा हुआ होता है, उस पर जो लिखा होता है, जिसे हम सूची मूल्य कहते हैं। MRP जो उसको प्राइस कहते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें 2400 रुपये दिया गया है, 2400 रुपये, और ये 2400 रुपये है वो उसकी लागत में 20% जोड़कर इसमें लिखा गया है। यानी ये जो 2400 रुपये है वो लागत से 20% अधिक है। यदि हम लागत 100 रुपये माने तो 20% अधिक है, तो ये 120 के बराबर है। 120 के बराबर है। लागत कितनी है 100 रुपये, 20 इसमें ज़्यादा जोड़ा गया तो ये 120 रुपये के बराबर है। क्योंकि अब ये 120 रुपये के बराबर है, हमें जो लागत निकालनी है, लागत हमने कितनी मानी है 100 रुपये, तो 100 से हम गुणा करेंगे। तो यदि हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 पर, तो 2000 रुपये इसकी लागत आ जाएगी। 2000 रुपये इसकी लागत आ जाएगी। यदि हम करके देखें तो 2000 पर 20% यानी 400 रुपये, यानी 2400 रुपये इस पर लिखा हुआ है। आगे हम देखें तो यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेची जाती है, अंकित मूल्य कितना है 2400 रुपये, 10% छूट पर बेचेंगे, 240 रुपये की छूट देंगे तो ये बिकेगी 2160 में। अब हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, यानी लागत 2000 रुपये, बेची कितनी है 2160 में, तो हमें लाभ कितना हुआ 160 रुपये। हम जब तक हमें स्पष्ट रूप से कुछ भी न बोला जाए तो हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की गणना करते हैं, यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें हमें जो क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0, 0 से 0, और ये 8 पे कटेगा तो 8% इसका लाभ आ जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो
बी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको एक बार और देखें तो 2400 रुपये इसकी एमआरपी है और जो 20% ज़्यादा इसमें जोड़ा गया है जो लागत से, लागत 100 रुपये है, 20% ज़्यादा जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगी, यानी 120 के बराबर है लागत। यदि हम निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 2000 रुपये इसकी लागत आएगी। 10% छूट पर बेचा, 2160 में बेच दिया, 2000 रुपये लागत, 2160 में बेचा, 160 रुपये का लाभ हुआ है। 2000 पर 160 रुपये का लाभ, तो हम इसको परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 8% इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार हम इसका सोल्यूशन कर देंगे। अपना जो अगला 68वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है यदि किसी संगठन में 58% कर्मचारी पुरुष है और पुरुषों की संख्या महिलाओं से 288 अधिक है तो महिलाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसके अंदर ये परसेंटेज का हमें क्वेश्चन दिया गया है और इसके अंदर हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर बोला गया कि 58% पुरुष है, यदि 100% में से 58% यदि पुरुष है तो 42 जो प्रतिशत महिलाएं हुई, 42% महिलाएं हुई। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो महिलाएं हैं वो 42% है और जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं से 288 अधिक है। देखो 58% तो पुरुष हुए, 42% महिलाएं हुई, तो पुरुष कितने ज़्यादा है? 16% ज़्यादा है और ये 16% ज़्यादा है 288, यानी 288 ज़्यादा है। पुरुष जो है 16% ज़्यादा है महिलाओं से और उनकी संख्या कितनी है? 288। जब ये 288 16% है तो हम कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे, कुल संख्या 100 आ जाएगी, परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर ये 16 पर काटेंगे, 16 एकम 16 12 8 और 16 8 128, तो ये 1800 आ जाएगा। यानी जो टोटल संख्या है वो 1800 है। और हमें पूछिए महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या हमें पता है 42% है, तो इसका 42% हम निकाल लेंगे। 42% यदि हम निकालेंगे तो इसको हम 18 दूनी 36, 3 18 चौक 72 और 3 75, तो इस प्रकार से हम ये महिलाओं की संख्या 756 निकाल देंगे। जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 756 लिखा हुआ है। अब दोस्तों यदि इस क्वेश्चन में पुरुषों की संख्या पूछता तो हम इसका 58% करते, क्योंकि पुरुष इसमें 58% है तो हम इसका 58% कर देते। इसमें महिलाओं का पूछा है तो महिलाओं का हमने ज्ञात किया कि महिलाएं 42% है तो हमने इसका 42% निकाल लिया। 16% पुरुष ज़्यादा है तो पुरुषों की संख्या 288 है तो हमने कुल संख्या निकाल ली। कुल संख्या निकालने के बाद में हमने महिलाओं को, क्यों महिलाओं का पता है 42% है तो महिलाओं का 42% हमने निकाला तो 756 इसका उत्तर आ गया। 1 रुपये में 12 सेब बेचने पर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए? वो 1 रुपये में 12 सेब बेच रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी 100 रुपये कीमत है तो 20% यानी 20 रुपये लॉस हो रहा है तो 80 रुपये में वो बेच रहा है। क्योंकि यहाँ पर 20% लॉस इसमें दिया गया, हानि दी गई है, तो 100 रुपये यदि उसका क्रय मूल्य है, 20% उसमें लॉस है तो 80 रुपये में वो उसको बेच रहा है। और ये हमें क्रय मूल्य दिया, इसका जो विक्रय मूल्य दिया गया है 1 रुपये में 12 बेच रहा है और ये 80% है, 80% है। और यदि हम इसका क्रय मूल्य निकालें तो हम 80/100 कर देंगे तो इसका अपना ये क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। और हमें लिखा है कि 20% लाभ प्राप्त करना है, 20% लाभ प्राप्त करेंगे। मान लीजिए जो क्रय मूल्य हमने ये इससे क्रय मूल्य अपना आ जाएगा और इस क्रय मूल्य में हमें 20% लाभ प्राप्त करना है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% लाभ प्राप्त करना है तो 120 रुपये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 120 रुपये वैल्यू निकालनी है तो 120 से हम गुना कर देंगे बटे में 100। अब हम इसका हल करेंगे, 1/12 गुणा में ये उड़ जाएगी 100/80 गुणा में 120/100, काटेंगे 2 0 से 2 0, 0 से 0, 12 से 12, 1/8, यानी 1 रुपये में 8 सेब उसको बेचने पड़ेंगे तब उसको 20% लाभ होगा। यदि वह 12 सेब बेचेगा तो उसको 20% लॉस होगा। तो उसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में 8 सेब बेचने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 1/12 इसमें हमें दिया गया है कि 1 रुपये में 12 सेब बेचता है और वो बेचता है 20% उसको लॉस होता है तो इसकी कीमत कितनी रह गई? 80/100। हमें 20% लाभ ज्ञात करना है तो 120/100 कर देंगे, क्योंकि 120 वैल्यू निकालनी है 20% लाभ करेंगे तो इसको हम हल करेंगे। 1 रुपये में 8 सेब इसकी उत्तर आ जाएगा। अब अपना जो अगला क्वेश्चन है, रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है वो हमें निकालना है। ऊपर से जो रोहन है ये 7वें स्थान पर है,
ये 7वें स्थान पर है तो यहाँ पर 6 बैठे होंगे। और नीचे से 26वें स्थान पर है, यहाँ से 26वें स्थान पर है ये जो रोहन है ये, तो यहाँ पर 25 बैठे होंगे। 25 ये हो गए, 6 ये हो गए, 31 और 1 रोहन हो गया, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या इसमें 32 आ जाएगी। जो ऑप्शन नंबर है जो इसमें दिया गया है बी, जो ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। एक शहर की सूची 25% से घटकर 24,500 हो गई। 25,000 से 24,500 हुई है, 500 कम हुई है। 500 कम हुई है, कितने पर हुई है? 25,000 पर कम हुई है। हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, 20 से 20, 10 से 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2% इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 2% लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। हमें औसत गति ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहा, और अब हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझकर इसका सलूशन करना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाउट्स इस क्वेश्चन के अंदर आ रहे थे। इसके अंदर क्या लिखा है कि कोई दूरी है, वो मान लीजिए ए से बी तक की कोई दूरी है। इसमें बोला गया है कि पहला भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया है। यानी इस पूरी दूरी को इसने 2 भागों में बांट दिया। यदि इसको पूरी दूरी को वो 2 भागों में न बांटता तो हम इसका सीधा एवरेज निकाल देते, क्योंकि यहाँ से वो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटे और आते वक्त वो यहाँ से गया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और वहाँ से आते वक्त उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे मान लीजिए, तो 100 किलोमीटर वो कुल चला, 2 घंटे में चला, तो हम इसका एवरेज निकाल देते, 50 आ जाता, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ जाता। लेकिन अब इसने क्या है कि इस पूरी दूरी को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग आधा यहाँ तक है, और ये कहता है कि इसमें चला है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बचा हुआ भाग है उसमें चला है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से चला है। तो अब हमें वैसी दूरी माननी है कि वो इन दोनों से भाग हो जाए, तो उसके लिए हम 120 भी मान सकते हैं, क्योंकि 120 इन दोनों से भाग होता है। 240 भी मान सकते हैं, क्योंकि 240 इन दोनों से भाग होता है। हम 360 भी मान सकते हैं, क्योंकि जो 360 है वो इन दोनों से भाग होता है। यदि हम इसको इनमें से कुछ भी हम मान सकते हैं, यदि हम 360 मानते हैं या फिर हम 240 मानते हैं, 240 हम यदि मानते हैं तो यहाँ पर 120 आएगी, यहाँ तक की दूरी, आधी दूरी 120 आएगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चला है यहाँ तक, तो इसको 2 घंटे लगे होंगे, क्योंकि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 2 घंटे लगे होंगे। और यहाँ पर जो 240 की दूरी तय होती है पूरी, तो ये भी 120 है, तो इसमें इसको 3 घंटे लगे होंगे, क्योंकि 40 की स्पीड से चला है वो, तो 3 घंटे लगे होंगे। तो इसमें टोटल 5 घंटे लगे हैं। दूरी कितनी हुई इसकी जो दूरी कितनी है, 240 हमने मानी है, और जो इसमें समय लगा है वो 5 घंटे लगा है। तो यदि हम इसको भाग देंगे तो 48 घंटे 48 आवर्स जो किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी, इसकी गति आ जाएगी, जो हमसे पूछा गया है। यदि हम इसकी जगह कुछ और भी मान सकते हैं दोस्तों, इसको हम एक बार और समझते हैं। इसको हमने 240 किलोमीटर पूरी दूरी मानी, इसको 2 भागों में बांटा, 120 यहाँ पर, 120 यहाँ पर, यानी 240 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यहाँ तक चलता है, तो इसको 2 घंटे लगेंगे। और इस 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलता है। पहले घंटे में 40, दूसरे में 40, तीसरे में 40, तो वो 3 घंटे में 120 किलोमीटर निकाल देगा। तो यहाँ पर इसको टोटल समय 5 घंटे लगा। टोटल दूरी 240 किलोमीटर, भाग देंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो चाल है, जो गति है वो इसकी आ जाएगी। हम चाहें तो इसको 360 भी मान सकते हैं, हम चाहें तो इसको 120 भी मान सकते हैं, तो भी अपनी 48 किलोमीटर प्रति आवर्स इसकी ही स्पीड आएगी, जो हमने निकाल ली है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो इसमें लिखा गया है कि चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह राशि अपने आप 8 गुनी हो जाएगी। हमें वो समय निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 4 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है। हमें 8 गुणी करनी है, 4 वर्ष में दुगनी, और हमें 8 गुना करनी है। तो 8 गुना हम करेंगे तो हमें इसकी 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी। यहाँ पर जितनी पावर करेंगे उतना ही हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 की पावर 8 यानी 8, 2 की पावर 3 यानी 8 आएगा, और यहाँ पर करेंगे 4 को 3 से गुणा तो 12 आएगा।
तो यहाँ पर हमने समय लिया था, तो 4 वर्ष में दुगनी होती है, 12 वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। यहाँ पर हम जितनी भी यहाँ पर पावर लगाएंगे, घात लगाएंगे, उतना ही हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 लगाई है तो यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 3 12 आ जाएगा, और यहाँ पर अपनी 8 गुणा राशि हो जाएगी। तो 12 वर्ष में वो 8 गुनी होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला 74वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, यदि 4 n -1 143 है तो अन का हमें मान निकालना है। तो हमें 4 के ये हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा जिसमें हमें 3 दिया गया है। यदि हम 4 अन का मान हम यदि 3 लगाते हैं तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। फिर हमें 4 दिया गया है तो फिर हम इसका अन का मान 3 लगा देंगे और माइनस का a करेंगे, और इसमें दिया गया 143। यदि हम 3 लगाएंगे, इसका 3 लगाएंगे तो 4 3 12 गुणा 4 3 12 माइनस a करेंगे तो 143। तो 12 की गुणा करेंगे 144 माइनस में 1 तो 143 बराबर में 143 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो अपना 75वां नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है, भुजा 3% बढ़ाने से x मीटर भुजा वाले घन के आयतन यानी वॉल्यूम में अनुमानित परिवर्तन है वो हमें निकालना है। तो उसके अंदर मान लीजिए भुजा 1 है, इसको यदि हम 3% करेंगे, यदि हम इसके 3% बढ़ाएंगे, 3/100 बढ़ाएंगे तो ये अपनी बढ़ जाएगी 3/100 अपनी बढ़ जाएगी, यानी 0.03 बढ़ जाएगी। 1 से वो बढ़कर 1.03 हो जाएगी, क्योंकि 1 यदि हम जोड़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 मानना है, 1 उसकी भुजा है, और आयतन क्या होता है जो घन का 1 की 3, हम इसकी निकालेंगे तो 1 ही इसका आयतन आ जाएगा। अब इसकी भुजा 3% इसकी बढ़ चुकी है, यानी इसकी भुजा बढ़कर 1.03 हो चुकी है। अब हम यदि इसकी 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 1 की 3 करना है, आयतन निकालना है, तो इस प्रकार से करेंगे। इसमें जो परिवर्तन निकालना है, न कि जो नई भुजा बनी है उसका आयतन निकालना है। तो परिवर्तन कितना हुआ इसके अंदर, परिवर्तन तो अपना 0.03 हुआ। इसको हम 3 बारी गुणा करेंगे 0.03, तो 3 3 9 9 3 27, तो 27 वाला ऑप्शन आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए जो है उसके अंदर 9 × 3 जो 27 वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अंदर परिवर्तन पूछा है, पहले हमने 1 मानी, बाद में कितनी हो गई 1.03। जो बाद वाली में से पहले वाली हम घटाएंगे तो 1, तो 0.03 इसका परिवर्तन आ जाएगा। और इसमें परिवर्तन का ही पूछा है कि परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन 0.03 हुआ है। और यदि हम इसका आयतन निकालने हैं तो 1 की 3 करेंगे, यानी इसको हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो 27 वाला इसका ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। अब अपना जो 76वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है, 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंबे को पार करने में उसका कितना समय लगेगा। इसके अंदर एक खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा इसके अंदर हमें पूछा गया है। तो इसके अंदर रेलगाड़ी की हमें जो लंबाई है वो दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है इसमें 320 मीटर, इसमें 320 मीटर इसकी लंबाई दी गई है। तो 320 मीटर इसके अंदर हमें लंबाई दी गई है, और एक खंबे को, इस खंबे को इसको पार करना है। जब इस 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये इस खंबे को कैसे पार करेगी, पहले यहाँ पर इसका इंजन आएगा, फिर यहाँ से होते होते इंजन इसका आगे जाएगा, और इसका जो बैक वाला जो पार्ट है, जो लास्ट जो डिब्बा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी इस खंबे को पार करने के लिए इससे अपनी जितनी लंबाई है उतनी दूरी को तय करना पड़ेगा, यानी इतनी लंबी जो रेल है इसको इतनी लंबाई दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये खंबा पार होगा। और इसमें लिखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और इसमें समय पूछा है कि समय कितना लगेगा। हमें समय को हमेशा ऊपर रखना है, जो पूछा है उसको हमें ऊपर रखना है। और इसमें लिखा है कि 72,000 जो 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर निकालती है 1 घंटे में, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, क्योंकि सेकंड में हमें निकालना है तो सेकंड में हम इसको चेंज कर लेंगे 3600 सेकंड। तो हमें समय निकालना है तो समय को हम ऊपर रखेंगे, 3600 में निकालती है 72,000, क्योंकि ये किलोमीटर है, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 72,000 मीटर आ जाएंगे। 3600 सेकंड में निकालनी है 72,000, हमें निकालनी है 320 मीटर। 320 वो कितने में निकालेगी, 20 से 20, 10 से 10, 6 दूनी 72,
और ये काटेंगे 16 पर, तो 16 सेकंड इसका सही उत्तर आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा। इसमें 16 सेकंड लिखा हुआ है। इस प्रकार से जब वह अपनी 320 मीटर की जो दूरी है वो तय करेगी, तभी वह इस खंबे को पार कर पाएगी, और वो इस 320 मीटर की दूरी को 16 सेकंड में वो उसको पार करेगी, क्योंकि 3600 सेकंड में वो 72,000 दूरी तय करती है, 72,000 मीटर दूरी तय करती है, 320 करेगी वो 16 सेकंड में। अपना जो अगला जो प्रश्न है, यदि किसी समद्विबाहु बहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण 70 डिग्री है तो प्रत्येक आधार कोण माप का होता है। हमें क्या निकालना है? समद्विबाहु बहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बहु मतलब भुजा, यानी समान दो भुजाएं, जिसकी समान दो भुजाएं हो ऐसा त्रिभुज है। एक ये अपना त्रिभुज है और इसकी समान भुजाएं हैं, ये अपना यहाँ पर त्रिभुज है, ये दो इसकी समान भुजाएं हैं, और इसमें लिखा है कि जो ऊर्ध्वाधर जो कोण है वो 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। हमें ये कोण हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि जो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये 70 है तो बचा वो कितना? 110 डिग्री ये दोनों है, और ये दोनों भुजाएं समान है तो कोण भी समान मिलेंगे, तो 55 ये मिलेगा, 55 डिग्री ये मिलेगा, 55 डिग्री ये मिलेगा। तो ये इसमें कोण आधार कोण हमें निकालना है, तो आधार इसका ये है, और ये कोण कितना आ जाएगा? 55, तो 55 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमें 78वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि tan 60 डिग्री डिवाइड बाई कोट, इसमें 30 डिग्री का मान बराबर है। हमें इसका मान निकालना है। जो इसमें tan 60 होता है वर्गमूल 3, कोट 30 होता है वर्गमूल 3, डिवाइड में दिया गया है, हम काटेंगे तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो इसका सही जवाब होगा। अपना जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है ABC ने रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3,000 रुपये, 5,000 रुपये और क्रमशः 7,000 रुपये उन्होंने लगाए हैं। 1 वर्ष बाद उन्होंने 4500 रुपये का लाभ कमाया। उनके लाभ का विभाजन अनुपात क्या होगा? हमें ये निकालना है। तो दोस्तों इसके अंदर उन्होंने कितना रुपये लगाया है? 3,000, 5,000 और 7,000 उन्होंने रुपये लगाए हैं। लाभ कमाया 4500। हमें इस लाभ को ये ABC किस अनुपात में बांटेंगे वो हमें निकालना है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो इसका जो पूंजी है, इनकी जो कैपिटल है, जितने रुपए इसने लगाए हैं उन्हीं के अनुपात में वे लाभ आने को बांटेंगे। तो इनका अनुपात आ जाएगा 3, 5 और 7, और इसी अनुपात में ये लाभ आने को बांट देंगे। यदि हम पार्टनरशिप को देखें, साझेदारी को देखें, तो यदि कोई पार्टनरशिप डिड ना हो, कोई साझेदारी सल्लेख ना हो, तो रूल तो ये होता है कि इसके अंदर कैपिटल के अनुपात में हम लाभ आने को नहीं बांटेंगे, वो हमेशा बराबर मात्रा में लाभ आने को बांटेंगे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, इसके अंदर देखें तो जो इनकी पूंजी है उसी के अनुपात में हमें करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 80वें नंबर का जो अपना लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है यदि PQR 4:7:9 में है और R और S अनुपात 2:5 में है, तो P और S का हमें अनुपात निकालना है। इसके अंदर हमें दिया गया है कि जो P, Q और R इनका अनुपात हमें दिया गया है 4:7:9, और इसमें और R और S एक और है, उनका अनुपात हमें दिया गया है 2:5 में दिया गया है। अब हमें P और S का अनुपात निकालना है, P और S का हमें अनुपात निकालना है। तो P और S का अनुपात यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इसको हम 9 से गुणा करेंगे, इनका उल्टा गुणा कर देना है, इनका उल्टा गुणा करेंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, यानी ये जो लेना है इसको हम 2 से गुणा करेंगे, इसको हम 9 से गुणा करेंगे। यदि हम ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे तो हमें यदि P का निकालेंगे तो 4 दूनी 8। S को यदि हमें ये जो नीचे वाला इसमें लिखा गया है इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9×5 = 45। तो ये इसका सही जवाब होगा। 8:45 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही जवाब होगा। क्योंकि हमें इनको उल्टा गुणा करना है, इसको हम 2 से करेंगे इसको, और जो नीचे वाले इसको हम 9 से गुणा करेंगे। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, इसको हम 9 से गुणा करेंगे 9×5 = 45। तो 8:45 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इस प्रकार हमने इस जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मैथ और जो रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन दिए गए थे उनका सोल्यूशन हमने कर लिया है। दोस्तों ये अपना 8वां वीकली टेस्ट था और इस 8वें वीकली टेस्ट का आज हमने मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन किया है। आगे हमारा जो अगले जो संडे को अपना 9वां जो वीकली टेस्ट होगा उसका भी हम मैथ और जो रीजनिंग है उसका सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपना जो अगला वीकली टेस्ट होगा उसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।